नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएस पर। ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द साबित होने वाला है। एक तरफ तो जान लगा दी है पूरी तरह से कि कैसे भी पश्चिम बंगाल में गद्दी मिल जाए ताकि कलकत्ता को भी मुंबई और दिल्ली की तरह अडानी साहब को बेचा जा सके। शहर नहीं बेचा जाता है, शहर में क्या क्या बेचा जाता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक तरफ तो सारी जान लगा दी गई है, एक से एक सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं जिन पर बात करूंगा कि कैसे मुसलमानों को वहां परेशान किया जा रहा है। दूसरी तरफ एसआईआर में सारी कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के समर्थक वोटों को कटवाया जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाया है रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने वहीं के डाटा के सहारे और बहुत साफ इस बात को साबित किया है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के मामले में झूठ बोल रहा है। ममता बनर्जी पहले ही आरोप लगा रही हैं कि 85 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं और दिव्यांगों के ऊपर भी इस बात का प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो आए और अपनी पहचान साबित करें। दबाव इतना बढ़ गया है कि इस तनाव में लोग अपनी जान दे रहे हैं, लोग खुदकशी कर रहे हैं। ये सारा आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं। इसके अलावा टीएमसी ने कोर्ट में जो याचिका दर्ज की है उसमें कहा है कि चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियां हैं और सॉफ्टवेयर में गलतियां जो हैं उनकी लिस्ट पब्लिश की जाए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सुनवाई पर सुनवाई हो रही है। बिहार चुनाव में ऐसे ही सुनवाई पर सुनवाई होती रही, चुनाव बीत गया और कोई नतीजा नहीं आया। ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव बीतने के पहले शायद ही कोई नतीजा आए। 3 हफ्ते बाद कैसी भी लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी, जनता दौड़ती रहेगी इधर से उधर और मिलेगा कुछ नहीं। यह तो हो गया एक हिस्सा चुनाव को प्रभावित करने का, जिस तरह से मोदी और अमित शाह चाहते हैं चुनाव को प्रभावित करना। दूसरा हिस्सा है लगातार बांग्ला भाषी मुसलमानों के साथ तमाशा करना। आसाम में आप देख रहे हैं जिन मियां मुसलमानों की बात हो रही है वो बेसिकली बांग्ला भाषी मुसलमान हैं। ऐसे मुसलमान हैं जो बंगाल से वहां पर आए हुए हैं, बांग्ला बोलते हैं। अगर घटनाओं की बात की जाए तो मैं सबसे पहले 25 जनवरी की बात करता हूं। आज जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं उसके 3 दिन पहले की बात है। 25 जनवरी को 24 परगना जिले में 3 मुस्लिम मांस व्यापारियों पर भीड़ ने हमला कर दिया। उन्हें पीटा गया, उनके कपड़े उतारे गए ताकि देखा जा सके कि उनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, वो मुसलमान है कि नहीं है। 1947 के दंगों के बारे में मैं ऐसी बातें पढ़ता था जब देश का विभाजन हुआ था। लेकिन देश के अंदर जो ये दूसरा बंटवारा हो रहा है उसमें भी कपड़े उतारकर पहचान देखी जा रही है। उनको मारा पीटा गया और बांग्लादेशी कहा गया जबकि वो बंगाल के नागरिक थे। इनमें जो पीड़ित है उनका नाम है फराज अली, अक्कास अली और अंसार अली और पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया है। जनवरी के शुरुआती हफ्ते में आपने देखा था छत्तीसगढ़ में 8 बांग्ला भाषी मुसलमानों पर बजरंग दल के गुंडों ने हमला कर दिया था। पिछले साल दिसंबर की बात करें तो उड़ीसा में बंगाल के एक मजदूर को पीट पीट कर मार डाला गया था। कहा गया था कि वो बांग्लादेशी है। अब जब ये सब खबरें बंगाल के अंदर पहुंच रही होंगी तो किस तरह का माहौल बन रहा होगा वो सब आप आराम से समझ सकते हैं। और ये सारा खेल किस लिए हो रहा है? ये सारा खेल इसलिए हो रहा है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके और वहां पर चुनाव जीता जा सके। कि ऐसी कौन सी वोटर लिस्ट की जांच चल रही है जिसमें अमर्त्य सेन जैसे व्यक्ति से यह कहा जा रहा है कि आप अपनी नागरिकता साबित करिए। अमर्त्य सेन बंगाल के एक बेहद प्रतिष्ठित परिवार से हैं। उनकी पीढ़ियां बंगाल में रहती हुई चली आ रही हैं। अमर्त्य सेन जाने माने अर्थशास्त्री हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। अमर्त्य सेन अगर चाहते तो भारत की नागरिकता छोड़कर दुनिया के किसी भी देश में बस सकते थे। अमेरिका में बस सकते थे जहां उन्होंने बरसों पढ़ाया है, आराम से उनको अमेरिका की नागरिकता मिल गई होती। यूरोप में अगर चाहते तो यूरोप की नागरिकता मिल गई होती और आराम से यूरोप के नागरिक बनकर वहां की सारी सुविधाओं का फायदा उठाकर रह रहे होते। अरे हमें तो इस बात पर गर्व होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए कि नोबेल प्राइज मिलने और जिंदगी भर विदेश में पढ़ाने के बावजूद उन्होंने अपनी भारतीय नागरिकता को नहीं छोड़ा और उम्र भर भारतीय नागरिक बने रहे, आज भी भारतीय नागरिक हैं। इसके लिए उनका सम्मान होना चाहिए। उस देश में जहां लोग मरते हैं कि किसी तरह से अमेरिका या यूरोप की नागरिकता मिल जाए, डंकी मार के जाते हैं, जान की बाजी लगाकर यूरोप जाते हैं कि किसी तरह से नागरिकता मिल जाए। जहां नेताओं के बच्चे विदेशों में रह रहे हैं, जहां एनएसए के बच्चे हिंदुस्तान के नहीं बाहर के नागरिक हैं, वहां अमर्त्य सेन जैसा अर्थशास्त्री चुनता है कि वो भारत का नागरिक रहेगा। और भारत में चुनाव आयोग यह सवाल पूछता है कि आप साबित कीजिए आप भारत के नागरिक हैं। ऐसे ही वो क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी, नरेंद्र मोदी की तस्वीर उसके कंधे पर हाथ रखे हुए आपको मिल जाएगी, कितने ही मैचों में अकेले भारत को जिताया है। अब मोहम्मद शमी को यह साबित करना है कि भारत के नागरिक हैं, मतलब क्या किसी विदेशी को आप अपने इंडियन टीम में खिला रहे थे? साफ समझ में आपके नहीं आता है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ भारी गड़बड़ी है कि ऐसे लोगों से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। आम आदमी की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसकी 7 पीढ़ियां वहीं जमीन में दबी हैं या आग में जली हैं, उनसे आप पूछ रहे हैं कि आप भारतीय हैं कि नहीं है। ये पूछने वाले भारतीय हैं, उन्होंने साबित कर दिया है। तो बहुत सीधा सा मामला है कि भारतीय जनता पार्टी के ये समझ में आ रहा है कि हम कितना भी सांप्रदायिक नाटक कर लें, कितना भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर लें, कितने भी छोटे मोटे दंगे करा लें, कितने भी मुसलमानों को मारने पीटने वालों को सम्मानित कर लें। आपको याद है ना, धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में कुछ मुस्लिम जो हैं वो हमेशा की तरह पेटीज बेच रहे थे, चिकन पेटीज बेच रहे थे और उनको मारा पीटा गया। जब लोग गिरफ्तार हुए और जमानत पर रिहा हुए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनका स्वागत किया। तो भाजपा समझ रही है कि कितना भी ये नाटक हम कर लें, बंगाल जीतना हमारे लिए असंभव है, बंगाल जीतना नामुमकिन है। तो सही तरीके से खेल के तो नहीं ही जीत सकते हैं, गलत तरीके से खेल के भी नहीं जीत सकते हैं। एक ही तरीका है कि अंपायर ही सारी गड़बड़ी करने पर आ जाए, तब शायद जीता जा सकता है। और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया में आपको इतनी सारी गड़बड़ियां दिख रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर ऐलान किया कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील पर साइन नहीं करता है तो अमेरिका हमला करेगा। यानी एक तरह से ट्रंप ने आज जंग का अलार्म बजा दिया। उधर ईरान के विदेश मंत्री अगार्ची ने आज साफ किया कि अमेरिका की किसी धमकी या प्रेशर दबाव के चलते ईरान कोई समझौता नहीं करेगा, किसी करार पर साइन नहीं करेगा, बल्कि उल्टा ईरान ने आज अपनी मिलिट्री विजिलेंस को और बढ़ा दिया। बॉर्डर पर 3000 से ज्यादा मिसाइल
तान दी गई हैं। आप कह सकते हैं कि पिछले 3 दिन के अंदर 1000 और मिसाइल, और वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी रेंज में यूएस की ज्यादातर एयरबेस है मिडिल ईस्ट में और इजराइल है, उनको डिप्लॉय आज किया गया। 1000 प्लस मिसाइल, टोटल मिसाइल इस वक्त 3000 से ज्यादा है, ऐसा ईरान की मीडिया का कहना है। यही नहीं, आज ईरान ने एक और चौंकाने वाला ऐलान किया। ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही रशिया और चाइना ईरान के साथ मिलकर समंदर में नेवल एक्सरसाइज, नौसेना की एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहा है। और ये जो एक्सरसाइज है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, यानी समंदर में उस जगह पर यह एक्सरसाइज की जाएगी तीनों मुल्कों की नौसेना के द्वारा, जहां से कुछ दूरी पर अमेरिका का सबसे खतरनाक जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है, पोजीशन लिए हुए। यानी आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे ईरान चैलेंज कर रहा है समंदर में अमेरिकन नीति को। अब दोस्तों, अगर अमेरिका की बात करें तो आज ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान के पास अब वक्त बहुत कम है, यानी वक्त हाथ से निकल रहा है। और ऐसे में दो शर्तें अमेरिका की हैं जिस पर अमल करना जरूरी है। पहली शर्त जो न्यूक्लियर डील की, जो मैंने आपको शुरू में बताई कि उस पर न्यूक्लियर डील पे साइन करें। दूसरी शर्त है कि जो किलिंग हो रही है प्रोटेस्टर्स की, जैसा आरोप है ट्रंप का, उसको रोका जाए। सवाल इस बात का है कि ट्रंप क्या वाकई जंग लड़ने के मूड में आ गए? Number one, no nuclear, and number two, stop killing protesters. अब दोस्तों, दिन ब दिन मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट का जो माहौल है वाकई गर्म होता चला जा रहा है। उसकी एक वजह यह है कि लगातार मिलिट्री डिप्लॉयमेंट जो है न सिर्फ ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आज अमेरिका का जो सबसे खौफनाक स्टेल्थ बॉम्बर फाइटर जेट है B-2 बॉम्बर, ये इसकी एक नई खेप अमेरिका से मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना की गई और कई मिलिट्री साइट्स ने, वेबसाइट्स ने इसकी तस्दीक की। इसके अलावा कई फाइटर जेट्स जो हैं आज और लैंड करते हुए देखे गए हैं जॉर्डन के एयरबेस में, साइप्रस के एयरबेस में, अमेरिकन फाइटर जेट्स। इसके अलावा यूएसएस जॉर्ज बुश, अभी तक ये तस्दीक नहीं हो पाई है कि क्या वो भूमध्य सागर की तरफ आ चुका है, लेकिन यूरोप से वो आगे बढ़ रहा है। कितने दिन में पहुंचेगा, मुझे लगता है कि इसके लिए हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। अब दोस्तों, ये बात एकदम सही है कि जो जंग है देखा जाए तो इजराइल और ईरान के बीच में है, जिसमें अमेरिका फ्रंट रोल पर है। और उधर ईरान के साथ साथ जिस तरह से रशिया और चाइना नेवल एक्सरसाइज में उतर गए, रशिया और चाइना का भी एक, आप कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन है। लेकिन इस पूरे, अगर आप युद्ध को देखें, इसकी पूरी बिसात को देखें, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान है सैंडविच सिचुएशन में वो अरब कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरब है, कतर है, उसके अलावा कुवैत है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, या फिर ओमान है, बहरीन है। खासकर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, जिनके तेल के कुएं हैं, जहां एक चिंगारी देश को तबाह कर सकती है। अब देखना यह है कि ये जितने भी अरब कंट्रीज हैं जहां बादशाहत है, जिनके अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध हैं, जैसे क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, या फिर अल थानी जो बादशाह हैं कतर के, या फिर कुवैत के जो बादशाह हैं जिनके अच्छे संबंध हैं ट्रंप के साथ, क्या ये इस जंग को रुकवाने में कामयाब हो सकते हैं? क्या ये जंग को टाल सकते हैं? मैं अक्सर ये सवाल आपसे करता चला आया हूं। या फिर ट्रंप का जो एजेंडा है इजराइल के लिए, वही सेट होगा? देखिए क्या है, चाइना ने अभी कम से कम 2000 उसके सैटेलाइट्स चाइना के अभी ऑर्बिट कर रहे हैं। उसके बाद 2 लाख सैटेलाइट्स उतारने की भी बात है। और आप सोचिए जी, और रशिया के करीब 3000 से ज्यादा सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रहे हैं। अमेरिका के कुल मिलाकर 8000 सैटेलाइट्स ऑर्बिट कर रहे हैं, और बाकी नेटो कंट्रीज का कोई खास उसमें योगदान कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब इसमें 2 चीजें, एक तो ये है कि जो हमें भारत पाकिस्तान वाले मुद्दे पे भी जो हमको दिखाई पड़ा था कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी चाइना के पास वो टेक्नोलॉजी है कि जैसे अगर कोई मिसाइल चली तो वो अपने टारगेट को जो टारगेट विजिबल नहीं है उसको वो लॉक करके उस तरफ चली जाएगी। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज कहते हैं, BVR। अब बियॉन्ड विजुअल रेंज जो टेक्नोलॉजी है, ये ईरान को चाइना ने दी है। ये एक हो गया। दूसरा जो आप कह रहे थे कि जब उधर से कोई मिसाइल फायर तो उसका डेटा प्रोसेस करके एयर डिफेंस सिस्टम को रिले करना, ये सैटेलाइट का काम है। और ये ईरान कर रहा है ईरान के लिए, ये काम चाइना कर रहा है ईरान के लिए। तो अब आप बताओ, ये एक तरह की, तो इस समय देखिए युद्ध ईरान अकेले नहीं लड़ा है, सीधी ये बात अब उभर के सामने आ गई को निपटा देगा। मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या ये जंग एक तरफा नहीं है? मैं ये कह रहा हूं वाकई जंग होगी। एक तरफा तो ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब ये साफ हो रहा है कि अमेरिका अकेले ईरान से नहीं लड़ा है। अमेरिका, उसके ईरान के पीछे चाइना और रशिया है। ये बात देखिए काफी साफ हो गई है इधर के दिनों में। अभी 1 और 2 फरवरी को क्या होने जा रहा है 2026, नेवल एक्सरसाइजेस, और वो भी लाइव फायर नेवल एक्सरसाइजेस, चाइना, रशिया, ईरान, और स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज में 400 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ ओमान में इब्राहिम लिंकन खड़ा है। इब्राहिम लिंकन के साथ 4 डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो भी खड़े हैं। उनके सामने आप लाइव फायर नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। अब ये युद्ध का ऐलान नहीं तो क्या, इसको अगर अभी भी अमेरिका ने रिएक्ट नहीं किया तो ये तो अमेरिका की हार होगी कि तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन वॉर एक्सरसाइज कर रहा है और तुम बैठे हुए। दक्षिणपंथी राजनीति बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। इसको कल्पनातीत कहना बेहतर होगा। आपने सोचा तक नहीं होगा, असल में किसी ने नहीं सोचा होगा। ज्योतिर्मठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे डाली है कि आप 40 दिन के भीतर अपने हिंदू होने का प्रमाण दीजिए, और इसके लिए 11 मार्च तक सरकार गाय को राष्ट्रमाता घोषित करे, और नहीं तो आपको हम गैर हिंदू घोषित कर देंगे। बहुत ही मजेदार नौटंकी चल रही है हिंदू राष्ट्र में। लोग बोल रहे हैं कि ऐसा काम ही क्यों करना जिसके लिए बाद में घुटनों पर बैठकर पैर पखारना पड़े, नाक रगड़नी पड़े, माफी मांगनी पड़े। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच के झगड़े में अफसरों को बलि का बकरा बना दिया गया। खबर आ रही है कि लखनऊ के कुछ आला अधिकारियों ने शंकराचार्य से संपर्क करके उन्हें मनाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसमें सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंच रखने वाले कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए हुए ही काशी लौट गए थे संगम से। इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ। प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद से ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, मैंने वो दे दिया, मेरे प्रमाण सच्चे थे इसलिए उन्हें मानना पड़ा। अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट चुका है। अब मुख्यमंत्री को यानी योगी आदित्यनाथ को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आपको 40 दिन
का समय दे रहे हैं, इतने दिनों में आप गो भक्त होने का प्रमाण दीजिए। अगर प्रमाण नहीं दे पाते तो समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं और ढोंगी हैं। सिर्फ दिखावे के लिए आपने गेरुआ वस्त्र धारण किया। बारामती में अजित पवार को अंतिम विदाई दी गई है और उनके अंतिम संस्कार में समर्थकों का हुजूम देखने को मिला, जमावड़ा देखने को मिला, भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा और इसी बीच में अब सियासी गलियारों में बड़ी हलचल है। बड़ी हलचल उप मुख्यमंत्री को लेकर है। महाराष्ट्र के सूत्रों के मुताबिक एनसीपी महाराष्ट्र सरकार के सामने अब सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने का प्रस्ताव रख सकती है। वहीं पार्टी की कमान वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल को सौंपे जाने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं और इसी खबर पर विद्या हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विद्या, सुनेत्रा पवार का महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनना क्या तय माना जाए? क्या एनसीपी यही सोच रही है? जी देखिए, अभी तक तो बातें यही हो रही हैं कि दरअसल अजीत पवार की जगह पे अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पवार परिवार से सुनेत्रा पवार आ सकती हैं। वो राज्यसभा में ऑलरेडी है, इलेक्शन लड़ चुकी थी, हालांकि उस समय वो हार चुकी थी, उसके बाद वो राज्यसभा गई थी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो पवार परिवार के पास अगर पावर रहेगा, पवार परिवार इस पूरे पार्टी का इंचार्ज रहेगा, ये एक तमन्ना हर किसी की है एनसीपी में। और यही वजह है कि सुनेत्रा पवार की तरफ अब देखा जा रहा है कि सुनेत्रा पवार जो है वो इस पूरे मामले को लीड करें। और यही वजह है कि अजीत पवार फैक्शन में अभी जो अटकलें लगी जा रही है, हालांकि इस पर किसी ने मुहर नहीं लगाई है, ये आपसी बातचीत से जो लोगों सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिकली यही है कि सुनेत्रा पवार जो अभी राज्यसभा में है वो यहाँ आके डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की जगह पे सरकार में रहे। ये एक तमन्ना एनसीपी अजीत पवार फैक्शन के कई नेताओं ने, खासतौर से जो सीनियर जो नेता हैं उन लोगों ने ये जताई है। पार्टी भी का कमान भी वो संभाले, इस बात की बात कही जा रही है। हालांकि काफी सारे बड़े और एक्सपीरियंस नेता हैं उनके पास कैडर में उनके, लेकिन फिर भी अजीत पवार की जगह पर अगर कोई आ सकता है तो वो सुनेत्रा पवार ही है। और उनके बच्चे जो पार्थ पवार और दोनों बच्चे हैं उनकी भी बात कही जा रही थी, क्योंकि ऐसे अटकलें लगाई जा रही है कि अजीत पवार ने एक बार कहा था कि उनके बेटे जो छोटे बेटे हैं वो उनकी जगह लें। इसकी वजह से बहुत सारी बातें यही हो रही हैं कि पवार परिवार से ही फिलहाल कोई आगे आए जो पार्टी की भी कमान संभाले और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है उस पर भी वही विराजमान। और अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजित पवार के प्लेन क्रैश मामले में जांच तेजी से चल रही है और इस हादसे को लेकर अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं वो आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की चार्टर्ड विमान दुर्घटना में मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। बारामती में राजकीय सम्मान के साथ अजित पवार का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अजित पवार का प्लेन क्रैश कैसे और क्यों हुआ। तो सुनिए, अजित पवार जिस लेयर जेट चार्टर्ड प्लेन में सवार थे उसका ब्लैक बॉक्स हादसे के एक दिन बाद बरामद कर लिया गया है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसकी पुष्टि की है। ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है। इसकी जांच की जाएगी ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि क्रू ने हवाओं और विजिबिलिटी के बारे में पूछा, फिर उन्हें बताया गया कि विजिबिलिटी लगभग 3000 मीटर या 3 किलोमीटर थी, जिसे काफी स्टैंडर्ड माना जाता है और लैंडिंग की कोशिश करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। विमान ने फिर रनवे 11 पर अपनी फाइनल अप्रोच की सूचना दी। इसके तुरंत बाद पायलट ने बताया कि लैंडिंग स्लिप नजर नहीं आ रही है और उसे गो अराउंड शुरू करने के लिए कहा गया, जो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। अगर विमान के पूरी तरह रुकने तक किसी भी समय शुरुआती लैंडिंग रद्द कर दी जाती है। गो अराउंड के बाद क्रू से फिर से उसकी स्थिति के बारे में पूछा गया। पायलट ने फाइनल अप्रोच की सूचना दी। रनवे अब दिखाई दे रहा है, इसकी पुष्टि पूछी गई और दी गई। इसके बाद विमान को सुबह 8:43 पर लैंड करने की अनुमति दी गई। हालांकि लैंडिंग क्लियरेंस का कोई फीडबैक नहीं हुआ। इसके बाद एटीसी ने सुबह 8:44 पर रनवे 11 के किनारे के पास आग की लपटें देखी। आज तक ब्यूरो। ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे इसे लेकर कई बार बयान दे चुके हैं, हमला नहीं करेंगे इसे लेकर भी कई बार बयान दे चुके हैं। फिर से कहा है उम्मीद है ईरान पर हमले की नौबत नहीं आएगी। ईरान के खिलाफ जिस तरह से युद्ध के बेड़ों की तैनाती की गई है, अभी ट्रंप के किसी भी बयान से आश्वस्त नहीं हुआ जा सकता कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ईरान को धोखे में नहीं रहना चाहिए। ट्रंप ने अपनी सेना को तैनात कर दिया है। ईरान ने भी कहा है अगर हमला हुआ तो इस बार ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी दिया नहीं। अखबार के अखबार अब्राहम लिंकन को लेकर भर गए हैं। अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट करियर में से है अब्राहम लिंकन। इसका आधिकारिक नाम CVN-72 है। हमने कहीं यह भी पढ़ा कि यह बेड़ा कई साल तक बिना ईंधन के चल सकता है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से चलता है। यह अपने आप में युद्ध का पूरा मैदान है। समंदर पर सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म माना जाता है। इस पर 5000 से ज्यादा लोग आ सकते हैं और अपने आप में यह एक शहर के समान है। एयरबोर्न कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम है। 60 से 70 लड़ाकू विमान इससे उड़ान भर सकते हैं, यहाँ पार्क रहते हैं। इन विमानों के अलग अलग नाम हैं, इनकी अलग अलग खूबियां हैं। इनके डिटेल को पढ़कर लगता है कि हमले से पहले दुनिया की हथियार मंडी में इनकी नुमाइश की जा रही है कि जैसे अमेरिका का ये विमान ले लो और वो ले लो। इस एयरक्राफ्ट के साथ 3 मिसाइल विध्वंसक भी ईरान की तरफ पहुंच चुके हैं। ईरान से चलकर यह बेड़ा मध्य पूर्व के समंदर में आ गया है, ईरान के बेहद नजदीक। इस बार इतनी तैनाती है कि उसी से दहशत हो रही है कि ट्रंप अवश्य ही ईरान पर हमला करेंगे। लगता है ट्रंप बार बार बयान बदलकर अपनी रणनीति को समय दे रहे हैं। एक सवाल बार बार आता है कि अमेरिका हमला करने में समय क्यों ले रहा है। वजह यह नहीं कि ईरान को लेकर ट्रंप नरम पड़ते जा रहे हैं, बल्कि मध्य पूर्व के देश नहीं चाहते कि गजा के बाद ईरान को लेकर यह इलाका युद्ध के लंबे दौर में प्रवेश कर जाए। संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान युद्ध का विरोध कर रहे हैं। नहीं चाहते कि फिलिस्तीन के मसले के साथ बड़ी हुई पीढ़ी के बाद जो नई पीढ़ी आई है उनका रुझान किसी भी तरह से वैचारिक मसले की तरफ जाए। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने भी अमेरिकी अधिकारियों से ईरान को लेकर बातचीत की है। पिछले हफ्ते सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को आश्वासन दिया कि वे अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। तुर्की ने ईरान से कहा है अगर अमेरिका का हमला टालना है तो अपने परमाणु प्रोग्राम में रियायतें करनी होंगी। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है इस बार वह निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। मध्य पूर्व के देशों में अमेरिका के जो सैनिक अड्डे हैं उन पर हमला करेगा। ईरान हमेशा से कहता रहा है कि उसने परमाणु बम नहीं बनाया,
तब भी उसके परमाणु संयंत्रों पर हमला किया गया। अब नष्ट करने के बाद ट्रंप कह रहे हैं ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। ट्रंप परमाणु कार्यक्रम की बात करते हैं, कभी मानवाधिकार की बात करते हैं, कभी लोकतंत्र की बात करते हैं, अलग अलग आवाजों में बात करते हैं ताकि आपके लिए पता करना मुश्किल हो जाए ईरान पर हमला क्यों करने जा रहे हैं। ट्रंप वो बात नहीं कहना चाहते जो सबको मालूम है। इस वक्त इस्राइल और नेतन्याहू ने इलाके में अपना दबदबा कायम कर लिया है। नेतन्याहू को भी लगता है यही मौका है इस इलाके में ईरान को घेर कर खत्म कर दिया जाए। ट्रंप को भी यही लगता होगा कि ईरान से फुर्सत पाने का सही मौका है। इसके बाद वे फिर से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की डफली बजाने लगेंगे और अपने समर्थकों को बता सकेंगे कि उन्होंने ईरान को कंट्रोल कर लिया, मध्य पूर्व में शांति कायम कर दी। इस समय मिनेसोटा में कितने प्रदर्शन हो रहे हैं। 2 अमेरिकी नागरिकों की मिनियापोलिस की सड़कों पर हत्या कर दी गई। पूरी दुनिया देख रही है कि एक राज्य के लोग अपने राष्ट्रपति से भिड़ गए हैं। गवर्नर और मेयर ट्रंप से सीधे लड़ रहे हैं। एक तरफ आइस है, दूसरी तरफ नेशनल गार्ड, और इस सब के बीच ट्रंप अपने देश में चल रही मारामारी को छोड़कर ईरान को संभालने चले हैं। ट्रंप ईरान के प्रदर्शनकारियों को भड़काना चाहते हैं जबकि खुद उनके देश में प्रदर्शन फैलता जा रहा है। मध्य पूर्व के इलाके में ईरान अकेला ऐसा देश है जो अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों के बाद भी अभी तक टिका हुआ है, लड़ रहा है। इस्राइल लंबे समय से ईरान के आसपास के देशों को वैचारिक और राजनीतिक रूप से खत्म कर चुका है। ईरान को घेरने के लिए उसके सभी पड़ोसी देशों को बर्बाद कर दिया गया, तब भी ईरान को खत्म करने का मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। ट्रंप ईरान पर हमला करने के लिए कोई नैतिक आधार नहीं ढूंढ रहे, ना उन्हें जरूरत लगती है कि वहां प्रदर्शनकारी मारे गए। मानवाधिकार की रक्षा के लिए अमेरिका हमला करने जा रहा है। उससे पहले अमेरिका को मिनियापोलिस जाना चाहिए। ईरान को कमजोर करने और उस पर कब्जा करने का मूल प्लान इस्राइल का है। 30 साल से नेतन्याहू कह रहे हैं ईरान परमाणु बम बनाने ही वाला है, आज तक बनाया तो नहीं। अगर अमेरिका हमला करेगा तो इस्राइल भी साथ आ सकता है। नेतन्याहू टॉप फॉर्म में है, लेकिन लगातार युद्ध लड़ते लड़ते इस्राइल की हालत भी अच्छी नहीं। इस्राइल की नेशनल इंश्योरेंस रिपोर्ट में सामने आया है कि इस्राइल का हर चौथा बच्चा गरीबी रेखा के नीचे जी रहा है। 21% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। यह हालत है इन देशों की जो दूसरे देशों में उत्पात मचाते हैं। पश्चिम के अखबारों को पढ़ते हुए एक बात समझ में आती है, उनके यहां भी अफवाह उड़ाने का रिवाज बहुत ज्यादा है। कुछ दिन पहले खबरें छप गईं, अमेरिकी हमले को देखते हुए खामेनेई ईरान से भागने की तैयारी में है। फिर से वही खबरें छपने लगी हैं कि एक सरकारी विमान तेहरान से उड़कर मॉस्को लैंड हुआ है। ट्विटर पर चल रहा है खामेनेई ईरान से भाग गए। उनके भागने की खबर छापने वाला संवाददाता लगता है खामेनेई के साथ प्लेन में भाग रहा है और वहीं से भागते भागते भागने की खबर दे रहा है। पर ईरान ने जंग की तैयारियां अपनी तरफ से सारी पूरी कर ली है। सबसे पहले तो यह कि कल जो खबर आई थी कि कुंभ में गए हुए थे सैयद अली खामनेई, वो खबर सही थी। उस खबर के अब पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यह कंफर्म खबर यह बताती है कि ईरान जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। कल क्या हुआ कि ईरान के जो स्पोक्स पर्सन है, मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है, उनसे पूछा गया कि अमेरिका लिमिटेड वार की बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका को यह लगता है कि ईरान पर 2 घंटे में हमला करके 4 घंटे में सब समेट लेंगे, जैसा वेनेजुएला में उन्होंने किया, तो इस गलतफहमी से अमेरिका को निकल जाना चाहिए। जंग शुरू करना तो अमेरिका के हाथ में है, लेकिन खत्म करना नहीं है। जंग अगर उन्होंने शुरू करी तो खत्म हम करेंगे। और इसके बाद हमने देखा कि ईरान की मिलिट्री ने कई सारे वीडियो जारी किए। एक वीडियो जारी किया जिसका उन्वान है, जिसका शीर्षक है यू आर बीइंग वॉच्ड, तुम पर नजर रखी जा रही है। इसमें जो इनका जहाज गया है, प्लेन कैरियर गया है यूएसएस रूजवेल्ट, उसकी पूरी वीडियो सामने दिखाई गई। मतलब ये कि वो पूरी तरह से ईरान के निगाह में है। ईरान के ड्रोन्स उन पर पूरा नजर रख रहे हैं और अगर ईरान की सीमा में ये बढ़ा तो इसके ऊपर आराम से मिसाइलें बरसेंगी, बम गिरेंगे। इसके साथ ही तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि 1000 नए ड्रोन तैयार किए गए हैं, जिनको स्ट्रेटेजिक ड्रोन कहा गया। ये ऐसे ड्रोन हैं जो इन जहाजों पर हमला कर सकते हैं, इन जहाजों को तबाह बर्बाद कर सकते हैं। साथ ही एक और खबर आई कि अंडर वाटर मिसाइल टनल, यानी पानी के अंदर ईरान ने एक ऐसी टनल बनाई है जिसके अंदर मिसाइलें भरी हुई हैं और अगर अमेरिका हमला करता है तो इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा और अमेरिका के जो कैरियर्स आए हैं उन कैरियर्स को पूरी तरह से तबाह किया जाएगा। ये सारे जो लक्षण हैं, ये जो सारी चीजें दिखाई देती हैं, वो ये बता रही हैं कि जो अमेरिका एक प्रेशर बनाना चाह रहा था, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना चाह रहा था, साइको वार खेलना चाह रहा था, फिलहाल उस साइको वार में अमेरिका सफल होता नहीं दिख रहा। ये साइको वार क्या था? साइको वार ये था कि इतना डरा दीजिए कि ईरान झुककर समझौता करने लगे। आप इतना डरा दीजिए कि ईरान को लगे अरे हम तो तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमें तो पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। चलो झुक जाते हैं और अमेरिका की शर्तें मान लेते हैं। ईरान ने कई बार कहा, आयतुल्लाह खामनेई का बयान है, पेजेश्कियान का बयान है, जो विदेश मंत्री अकाची हैं उनका बयान है कि अगर बातचीत करनी है तो बातचीत होगी, डरा कर धमका कर बातचीत नहीं होगी। 70,000 लोग, 70,000 लोग मारे गए हैं गजा के अंदर। यानी कि इजराइल की आर्मी इस बात के लिए जिम्मेदार है कि उसने 70,000 लोगों को मारा है। रेशियो नहीं बताया है कि इसमें कितने हमास के लोग थे और कितने आम लोग थे, लेकिन अगर आप देखिए तो आप देखेंगे कि 10-20% मैक्सिमम हो सकते हैं इसमें हमास के लड़ाके और बाकी आम लोग थे। हम जानते हैं 70,000 लोगों में हिंद रज़म भी शामिल थी, जो 5-6 साल की बच्ची थी। अजन्मे बच्चे शामिल हैं जिनकी संख्या गिनी नहीं गई होगी। औरतें शामिल हैं, बूढ़े शामिल हैं, नौजवान शामिल हैं और छोटे बच्चों की एक बड़ी संख्या है। इस 70,000 में तकरीबन 15 से 20,000, 25,000 छोटे बच्चे हैं जो हमास के हो ही नहीं सकते थे, जो बंदूक चला ही नहीं सकते थे। तो मोटा मोटी मान लें कि 50,000 गजा के आम शहरियों को मारने वाला इजराइल इनके लिए टेररिस्ट नहीं है। इनके लिए वो इजराइल टेररिस्ट नहीं है जिसने बच्चों के अस्पताल उड़ा दिए। इनके लिए वो इजराइल टेररिस्ट नहीं है जिसने यूनिवर्सिटीज और मसाजिद को उड़ा दिया। इनके लिए वो इजराइल टेररिस्ट नहीं है जिसने गजा के अंदर हजारों घरों को जमींदोज कर दिया। वो टेररिस्ट नहीं है। और कैसे होगा? उसने अकेले थोड़ी किया, बिना अमेरिका और यूरोप की मदद के औकात ही नहीं थी इजराइल की ये सब कर पाने की। तो इन 70,000 लाशों का जो बोझ है वो अकेले इजराइल के कांधे पर नहीं है, वो अमेरिका के कांधे पर भी है, यूरोप के कांधे पर भी है। इन 20,000 बच्चों का जो लहू है वो अकेले इजराइल के आस्तीन पर नहीं है, वो लहू अमेरिका के आस्तीन पर भी है, यूरोप के आस्तीन पर भी है। तो ये सब के सब टेररिस्ट हुए कि नहीं हुए आम बच्चों को मारने वाले? ये आप बताइए, चाहे आप इजराइल के फेवर में हो चाहे उसके खिलाफ हो। IRGC को ये कह रहे हैं टेररिस्ट क्योंकि ईरान के अंदर जो बलवा हुआ उसको रोका। जरा ये मुल्क बताएं कि इनके मुल्क में अगर बलवा होगा तो ये रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? इनके मुल्कों में फलस्तीन के फेवर में जो रैलियां निकली उन पर इन्होंने लाठियां बरसाई कि नहीं बरसाई, लोगों को जेल में डाला कि नहीं डाला? कुछ दिन पहले मैंने आपको वो वीडियो दिखाया था जिसमें लंदन के पुलिस ऑफिसर कह रहे हैं कि अगर आप पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकेंगे
तो पुलिस आपको जान से मार सकती है। तो ईरान में तो पुलिस के ऊपर, आम शहरियों के ऊपर बम फेंके गए, ग्रेनेड फेंके गए, बंदूकें चलाई गई, तलवारें चलाई गई। तो बार बार मैं वही सवाल पूछता हूं कि अगर किसी सरकार के खिलाफ ये सब हो रहा हो तो सरकार की पुलिस को क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ के खड़े हो जाना चाहिए कि आओ हमें मारो, या फिर इनको रोकना चाहिए? दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस समय दिलचस्प खेल चल रहा है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का स्टेटस बनाए रखने का और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के स्टेटस से किसी को वंचित करने का। और इस दिलचस्प खेल में अगर अपनी अपनी पार्टियों के लोग ही लगे हों, यानी जिनके पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा हो या जो पाने की चाहत रखते हो, अगर दोनों अपनी अपनी पार्टियों के हितों के लिए ही लगे हुए हो, तब तो बात समझ में आती है कि राजनीतिक तौर पर महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड, जिसके नेता नीतीश कुमार है, और जनता ने बिहार विधानसभा में उन्हें दूसरे नंबर की पार्टी से नवाजा है, 85 सीटें देकर भेजी है, यानी बीजेपी से केवल 4 कम सीटें, वो पार्टी दरअसल 100 के आंकड़े को पार करना चाहती है। और हमारे पास जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के मुताबिक 35 विधायकों की पार्टियां ऐसी है जिसमें से कम 25 से 30 के बीच विधायक जनता दल यूनाइटेड का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। लेकिन आखिर उन्हें रोक कौन रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें रोक रही है, या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जनता दल यूनाइटेड के अंदर से ही कोई खेल चल रहा है? कई सारे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, उसकी यह चाहत किसी से छिपी नहीं है। और उसका अपना मुख्यमंत्री बनने के लिए इसी विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार की जगह पर काबिज होने के लिए बीजेपी को न सिर्फ अपनी मौजूदा सदस्य संख्या को बरकरार रखना होगा, बल्कि जनता दल यूनाइटेड की 85 की मौजूदा सदस्य संख्या में भी वृद्धि से रोकने की का पूरा मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी जेडीयू में विधायकों की वृद्धि ना हो पाए, उस कोशिश में भी पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई दिखाई देती है। सवाल यह है कि आखिर वो 35 विधायकों वाला कौन कौन सा विधायक दल है जो जनता दल यूनाइटेड में जिसका बड़ा हिस्सा आने के लिए बेताब दिखता है और कथित तौर पर उसे रोकने की कवायद भी अंदर खाने चल रही है। आइए उन विधायकों की लिस्ट देखते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी 6 विधायक, कांग्रेस के साथ साथ ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 5 विधायक, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 विधायक, और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी 1 विधायक और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपी-आर उसके 19 विधायक। यह कुल सदस्य संख्या होती है 35, और इन 35 विधायकों में से 25 से लेकर 30 की संख्या एक संभावित बताई जा रही है जो टूटकर जनता दल यूनाइटेड में जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो ये विधायक टूटकर जाना चाहते हैं, आखिर इन्हें रोक कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के लिए कोशिश में लगी है कि किसी प्रकार से बचाया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो कोशिशें हैं वो साफ जाहिर करती है कि कांग्रेस अपने विधायकों को बचाने की कवायद तो प्राथमिकता में लेकर चल रही है, लेकिन दूसरी प्राथमिकता उसकी यह भी है कि अगर टूट हो तो वो विधायक बीजेपी की तरह ना जाए और एक बड़ा राज्य जहां 40 लोकसभा सीटें हैं वो राज्य भारतीय जनता पार्टी के हाथ में न चला जाए। ये कवायद कांग्रेस पार्टी अंदर खाने कर रही है कि पहली प्राथमिकता टूट रोकी जाए, और रोकना संभव ना हो तो भारतीय जनता पार्टी में न जाकर उसके विधायक जेडीयू की तरफ जाए। जेडीयू की तरफ जाने की चाहत रखने वाले विधायकों का रुख भी है, और वो रुख का कुछ कारण भी है। कारण दरअसल यह है कि बीजेपी के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। पहले ही वो 14 मंत्री बना चुकी है, और वो कितने लोगों को और मंत्री बनाएगी ये सवाल है। 1 या 2, मैक्सिमम 3, अधिकतम 3 मंत्री। जनता दल यूनाइटेड ने अपने कोटे से सिर्फ 8 मंत्री बनाए, और जनता दल यूनाइटेड का विधायक दल जब बड़ा होगा तब वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ झटक भी सकती है और बिहार को एक ताकतवर विपक्ष भी आने वाले समय में दे दे, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पूर्व में भी नीतीश कुमार ने ऐसा किया है कि अपने से बड़े विधायक दल को गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाने में उन्होंने उचित समय का इंतजार कर इस पूरे खेल को एग्जीक्यूट भी किया है। चाहे 2010 में 91 विधायक वाले भारतीय जनता पार्टी को 2013 में 2.5 साल के बाद बाहर कर दिया था, और 2015 में जेडीयू से बड़े विधायक दल बन गए राष्ट्रीय जनता दल, जिसके 80 विधायक थे और जेडीयू के 71 विधायक थे। उस वक्त भी राष्ट्रीय जनता दल को 20 महीने के बाद नीतीश कुमार ने परिस्थितियां ऐसी बनी कि राष्ट्रीय जनता दल से टाटा बाय बाय कर लिया था। अब जो परिस्थिति है उसमें बीजेपी की नियत किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी मुख्यमंत्री पद चाहती है, लेकिन बीजेपी मुख्यमंत्री पद की अपनी चाहत को तभी जिंदा रख सकती है, कम से कम इस मौजूदा विधानसभा में अपनी चाहत को तभी जिंदा रख सकती है जब विधानसभा का जो अंक गणित है, जो छोटी पार्टियां हैं, वो या तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसके विधायक चले जाएं या फिर यथास्थिति में कम से कम बने रहे। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से बात करें तो एक बात साफ दिखाई देती है, बीजेपी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसके 89 विधायक हैं। बीजेपी अपनी संख्या को न्यूनतम 108 पर मानती है, यानी 89 खुद के विधायक और चिराग पासवान के जो विधायक हैं, जो 19 विधायक हैं, उन्हें भी बीजेपी अपने खाते में मानती है। अब सवाल यह है कि चिराग पासवान का विधायक दल कब तक सुरक्षित रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों और सांसदों को सत्ताधारी पार्टी के पाले में जाने की परंपरा पुरानी रही है। लगभग हर विधानसभा में ऐसा होता रहा है। एकाध अपवाद को छोड़ दें तो हर विधानसभा में लोजपा का विधायक दल टूटा है। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के साथ समस्या यह है कि राष्ट्रीय जनता दल आज की तारीख में एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा सकने लायक भी नहीं है। बस कागजों पर विपक्षी दल का दर्जा उसे मिल गया है, क्योंकि विधानसभा में विपक्षी दल का दर्जा पाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 10% होना जो अनिवार्य है, वो 10% विधायक उसके यानी 25 विधायक जीतकर आ गए हैं। वो भी कहीं ना कहीं उसके विधायक चाहते हैं या उसको पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार की सत्ता में हिस्सेदारी मिल जाए। अब नीतीश कुमार की सत्ता में हिस्सेदारी की जो बात है वो किस रूप में पूरी होगी या पूरी नहीं होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी मौजूदा दौर में अपनी सदस्य संख्या को यदि 100 के ऊपर ले जाती है तो ये बात तय हो जाएगी कि बिहार में 2030 तक मुख्यमंत्री पद पर कोई भी बदलाव संभव नहीं है, चाहे नीतीश कुमार इस पाले के साथ रहे या नीतीश कुमार उस पाले के साथ रहे। और इन सब के बीच दिल्ली की सत्ता जो नीतीश नायडू और शिंदे के बूते टिकी हुई है, उसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे, इन तीनों का जिक्र हम फिलहाल न करें। इतना तो तय है कि अविश्वास सबसे ज्यादा बिहार और महाराष्ट्र में ही है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, नीतीश कुमार को बना दिया गया, लेकिन बनाने के बावजूद उन्हें हटाने के खेल की एक पूरी की पूरी बिसात बिछने की बू अभी से लोगों को आ रही है।
बिहार की सत्ता है, बिहार की सियासत है, और बिहार की सियासत हमेशा दिल्ली को प्रभावित करती है, तय है। राहुल गांधी अपने विधायकों को रोक नहीं पाएंगे, ये भी तय है। ओवैसी अपने विधायकों को रोक नहीं पाएंगे, ये भी तय है। और बंगाल चुनाव के पहले बिहार की राजनीति में मिशन 122 का खेल किसके पक्ष में झुकेगा? फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के पास देने को बहुत कुछ है, मंत्री पद से लेकर बोर्ड निगम के अध्यक्ष तक। तो क्या जेडीयू इसमें कामयाब होगी, या जेडीयू में विधायकों को जाने से रोकने वाला तंत्र कामयाब होगा, या अंततः बीजेपी अपने पाले में लोगों को लेकर चली जाएगी? इस सवाल का पटाक्षेप भी आने वाले कुछ हफ्तों या एक आध महीनों में हो जाने की पूरी संभावना। उत्तराखंड के दीपक, जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर बजरंग दल के गुंडों को भगाया था। दीपक और उनके साथियों ने बजरंग दल के गुंडों को उस वक्त सबक सिखाया जब वो एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान पर पहुंचकर उन पर दुकान का नाम बदलने का दबाव बना रहे थे। दीपक की बहादुरी देखकर तमाम नफरती चिंटू कहीं बिल में छुप गए हैं। अपने लिए लोगों का प्यार उमड़ते देख दीपक ने एक वीडियो जारी करके कहा, आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देश को प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, ना कि कोई नफरत की। नफरत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उत्तराखंड के दीपक वही शख्स हैं जो एक बुजुर्ग मुस्लिम चाचा के सामने चट्टान बनकर खड़े हुए और नफरत फैलाने वालों को चेतावनी देकर भगा दिया। सच में हिंदुस्तान को ऐसे ही दीपक रोशन करते हैं। आज के दौर में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, उत्तराखंड के दीपक ने साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। ऐसे दीपक ही हिंदुस्तान की असली पहचान है। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से ट्रंप ने मोदी को अपने वश में कर लिया था। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने दावा किया कि मोदी जी के बढ़ते कद को दुनिया ने देखकर कुछ काला जादू किया है। तभी हम समझ गए कि दाल में कुछ काला है। फिर हमने ध्यान लगाया तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने तंत्र मंत्र कराकर मोदी जी का वशीकरण किया था। यानी ट्रंप ने मोदी पर जादू टोना करके उन्हें अपने काबू में कर लिया था। जगत गुरु ने कहा कि हमने वैदिक पाठ किया है और उसे ठीक कर दिया है। परमहंस आचार्य का यह बयान सुनकर गोदी मीडिया भी डर रहा है, कहीं ट्रंप ने पूरे गोदी मीडिया पर जादू टोना कर दिया तो क्या होगा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक फर्जी पोस्ट कार्ड वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर राजनाथ सिंह के हवाले से दावा किया जा रहा है कि मोदी पर तंत्र मंत्र कर दिया गया है। कैमरे के सामने परमहंस आचार्य ने यही स्क्रिप्ट पढ़ डाली। हम ध्यान लगाए तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंप है, ये ट्रंप ने जो है ये तंत्र मंत्र करा के वशीकरण किया था। तो आज हम लोगों ने जो है वैदिक मंत्रों का यहाँ पाठ किया है और इससे जो है अब मोदी जी के ऊपर कोई वशीकरण और तंत्र मंत्र का असर नहीं पड़ेगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि इसीलिए तो मैं इंडिया से बाहर जाती नहीं हूँ, इंडिया में ही रहती हूँ, इतना मनोरंजन बाहर कैसे मिलेगा। साथ ही साथ लोगों ने कहा ये ढोंग कर रहा है, अगर अच्छे से इसकी जांच की जाए तो ये जरूर एक अपराधी निकलेगा। उसी के साथ खबर निकल कर आ रही है बेंगलुरु से। कर्नाटक एंटी करप्शन वाली पुलिस ने इंस्पेक्टर गोविंद राजू को 4 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। पकड़े जाने के बाद गोविंद चिल्लाने लगा। बिल्डर मोहम्मद अकरम ने चिट फंड फ्रॉड से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई थी। अकरम की मदद करने के बदले इंस्पेक्टर ने ये रिश्वत ली थी। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि अगर यूपी पुलिस होती तो ठाई ठाई चिल्ला रही होती। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अब क्यों चिल्ला रहे हो, कितनों को झूठे केस में फंसाया होगा, वो भी ऐसे ही चिल्ला रहा होगा।